नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार स्टेट का फॉर्म फिलअप हो चुका है। अब उसकी तैयारी की बारी आ गई है। अब हमको ससमय तैयारी करवाना है और सभी को जो है उस एग्ज़ाम में पास होने के काबिल बना देना है। तो बिहार स्टेट हिंदी पेपर 2 का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हिंदी साहित्य का कार्य विभाजन और नामकरण को देखने वाले हैं। यानी हिंदी साहित्य का कार्य विभाजन और नामकरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देखेंगे और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ है उसको भी देखेंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। आज से जो है आपका क्लास शुरुआत हो चुका है और लगभग 10 फरवरी तक स्टेट पेपर 2 का क्लास लगभग जो है समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो है अभ्यास सेट आपको करवाया जाएगा और बीच बीच में संडे जो है आपको अभ्यास सेट करवाया जाएगा। तो आप लोग बेफिक्र होकर हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को जो है मजबूती प्रदान कीजिए। हमारे चैनल से आप जुड़िएगा तो नोट्स जो हम देंगे उसके लिए आपको 199 रुपया जो है पेड करना होगा। तो आप लोग जल्दी से जो है मेरे नंबर 7261815307 पे 199 रुपया पेमेंट कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे उसी नंबर पे आप सेंड कर दीजिए। तो जो क्लास हम यहाँ करवाएंगे उसका PDF आपको मोबाइल पे भेज दिया जाएगा ताकि सही से आप लोग उसका अध्ययन कर सकें और परीक्षा में अच्छे स्कोर से पास हो सकें। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जो है जुड़कर इस वीडियो का लाभ उठाएं और जो है अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि 2023 में जो स्टेट हुआ था उसमें हमने बेहतर प्रदर्शन किया था। हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया था बहुत ही जो है हेल्पफुल रहा, सभी लोगों ने सफलता पाया है। तो इस बार भी वैसा ही होगा। तो आप लोग जो है जितना मटेरियल दिया जाएगा उसको अच्छे से अध्ययन करना है और तैयारी को जो है संपूर्णता देना है। मेरे नोट्स के अलावा आपको कोई भी पुस्तक हिंदी की खरीदने की आवश्यकता नहीं है। हमारा नोट्स और अभ्यास सेट ही आपके तैयारी के लिए पर्याप्त है। तो आप लोग उसी से तैयारी कीजिएगा और जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर सकिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को बिना देर करते हुए देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी साहित्य का कार्य विभाजन व नामकरण। आप जब सिलेबस उठाइएगा पिछले बार का तो उसमें ये जो है फर्स्ट पॉइंट है ये, तो इसी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का कार्य विभाजन देखेंगे कि हिंदी साहित्य का कार्य विभाजन कैसे कैसे किया गया है। अगर आप इसका नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे आपको 199 रुपया पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे उसी नंबर पे सेंड कर देना है। तो हम आपको जो है इसका PDF आपके व्हाट्सएप पे जो है प्रोवाइड करवा देंगे ताकि सभी लोग इसका लाभ अच्छे से उठा सकें। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि उस पर जो है प्रत्येक दिन एक प्रश्न दिया जाएगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और यूट्यूब के कम्युनिटी जो पोस्ट है उस पर भी प्रत्येक दिन एक प्रश्न दिया जाता है जो महत्वपूर्ण है। तो आप उन सब चीज़ों से भी जुड़ जाइए ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। तो चलिए हम आज के टॉपिक को देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कार्य विभाजन और विभाजित साहित्य का नामकरण साहित्य के इतिहास की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। साहित्य के नामकरण के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सारे रचनाकार को केवल आदि, मध्य,
पूर्व और उत्तर आदि खंडों में आंख मूंदकर बांट देना, यह भी ना देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। ये जो रामचंद्र शुक्ल का कथन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि जिस कार्य विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी वह एक अलग कार्य माना गया है और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के आधार पर किया गया है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कथन है रामचंद्र शुक्ल का, क्योंकि ये कथन जो है नेट में भी पूछा जा चुका है, तो हो सकता है यहाँ भी पूछा जाए। इस बार जो है समय आपको दिया गया है तो प्रश्न अंदर से पूछे जाएंगे, तो इन सारे चीज़ों को आपको देखना होगा। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी ने नामकरण का आधार एक विशेष कार्य में विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता को आधार माना है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में कार्य विभाजन के लिए प्रायः 4 पद्धतियों का आरंभन दिया गया है। पहली पद्धति के अनुसार संपूर्ण साहित्य का विभाजन 4 युग अथवा 4 कालखंडों में किया गया है, जिसमें है पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल, चौथा है आधुनिक काल। ये मूलतः जो है 4 कालखंड है। अब जो है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। साहित्य के कार्य विभाजन करने की पद्धतियों के अपने अपने गुण दोष हैं, परंतु यह भी समन्वयात्मक दृष्टिकोण ही श्रेयस्कर है। जैसा कि हमने पूर्व विवेचन में स्पष्ट किया है कि साहित्य के इतिहास में युग चेतना और साहित्य चेतना का अनिवार्य योग रहता है, अतः साहित्य के विभाजन में भी ऐतिहासिक कार्यक्रम और साहित्य विधा दोनों का आधार ग्रहण करना होगा। साहित्य के कथ्य अर्थात संवेत्व तत्व के विकास का निरूपण करने के लिए संपूर्ण युगों को आधार मानकर चलना होगा और उसके रूप का विकास क्रम समझने के लिए अलग अलग विधाओं को इस समन्वित पद्धति को स्वीकार कर देने पर हिंदी साहित्य के कार्य विभाजन की समस्याएं बहुत कुछ हल हो सकती है। उपयुक्त में जो बातें कही गई है वो कार्य विभाजन से संबंधित है कि ऐसे ऐसे कीजिएगा तो ऐसे हो सकता है। अब जो समस्याएं हैं उसको हम बारी बारी से देखते हैं। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है जॉर्ज ग्रियर्सन का कार्य विभाजन व नामकरण। यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गरसा दातासी से होती है, लेकिन कार्य विभाजन और नामकरण का पहला प्रयास जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में किया था। ग्रियर्सन का कार्य विभाजन इस प्रकार है। यहाँ देखिए कुछ बातें सामने निकल कर आई है कि सर्वप्रथम जो है इतिहास लेखन की परंपरा का जो शुरुआत है गौरसा दत्तासी ने किया था फ्रेंच भाषा में, लेकिन अगर कार्य विभाजन और नामकरण का जो प्रयास है प्रथम प्रयास वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था, वो अंग्रेजी भाषा में अपना रचना किया है। अब देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन का कार्य विभाजन में क्या क्या बातें हैं, तो देखिए उन्होंने कार्य विभाजन में जो पहला भाग किया है वो चारण कार्य कहा है, जिसको 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक माना है। उसके बाद जो दूसरा नाम दिए विभाग है वो है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। ये बार बार प्रश्न में पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य किस विद्वान ने अपने काव्य खंड के विभाजन में नाम दिया है। ब्रज भाषा का कृष्ण काव्य, ये जो है बीपीएससी में पूछा गया था कि ब्रज भाषा का कृष्ण काव्य किसके द्वारा कार्य विभाजन में नाम दिया गया है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन हो गया है। 5वां है मुगल दरबार, 6ठा है तुलसीदास, 7वां है रीति काव्य, 8वां है तुलसीदास के अन्य परवर्ती, 9वां है 18वीं शताब्दी, 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ये 11 भागों में जो है विभाजित किया है, कार्य विभाजन किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। बारी बारी से हम लोग जो है सारे जो विद्वान हैं उनको हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि हमें
प्रश्न की दृष्टि से पढ़ना है, एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है। हम लोगों को विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है, बुद्धिमान होकर परीक्षा क्रैक करना है। तो जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसी को मैंने यहाँ संग्रहित किया है ताकि आपका एग्जाम अच्छे से क्रैक हो सके। मिश्र बंधुओं का कार्य विभाजन और नामकरण। मिश्र बंधु ने अपने संपूर्ण साहित्य को 5 कालखंडों में विभाजित किया है। मिश्र बंधु के साहित्य इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है। इन्होंने अपने साहित्य के विभाजन के लिए संवत काल को चुना है। पहला इन्होंने बांटा है आरंभिक काल, जिसमें पूर्व आरंभिक काल का समय जो है संवत 700 से 1343 विक्रम संवत तक माना है। उसके बाद उत्तर आरंभिक काल है जिसको 1343 से 1444 विक्रम संवत तक माना है। आगे जब बढ़ते हैं तो दूसरा भाग है माध्यमिक काल, जिसमें पूर्व माध्यमिक काल का 1445 से 1560 विक्रम तक और प्रौढ़ माध्यमिक काल के 1561 से 1680 विक्रम संवत तक। तीसरा जो है अलंकृत काल कहा है, जिसका पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रम तक और उत्तर अलंकृत काल जो है 1791 से 1889 विक्रम संवत तक। चौथा भाग इन्होंने जो किया है उसका नाम दिया है परिवर्तन काल। पांचवा जो भाग किया है वर्तमान काल नाम दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि मिश्र बंधुओं ने कैसे कैसे विभाजन किया है। अब जो है रामचंद्र शुक्ल का कार्य विभाजन आता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न की दृष्टि से यहाँ से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला जो है नाम दिया है बीरगाथा काल, जिसे आदि काल कहा जाता है। उसका समय जो है संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक माना है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1050 विक्रम से किसने हिंदी साहित्य का शुरुआत माना है, तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। प्रश्न को घुमाकर पूछ सकता है, तो आपको सारे चीज़ों को स्पष्ट करनी है और जो PDF आपको दिया जाएगा उसको 1-2 बार रिवीजन भी करनी है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से आंसर करके आएँ, गलत ना कर सकें। दूसरा जो है कार्य विभाजन भक्ति कार्य के नामकरण से किया है, जिसको पूर्व मध्यकाल भी कहा है। उसका समय है संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। तीसरा है रीतिकाल, जिसको उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। उसका समय है संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। चौथा है गद्यकाल, जिसे आधुनिक काल कहा जाता है, संवत 1900 से अब तक। तो ये जो रामचंद्र शुक्ल का कार्य विभाजन और नामकरण है उसको आपको ध्यान में रखना है कि कब से कब तक किसका समय सीमा है। समय सीमा पूछेगा तो रामचंद्र शुक्ल का ही ज़्यादातर पूछता है, तो इनका समय सीमा भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न टॉपिक को देखते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कार्य विभाजन व नामकरण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने साहित्य इतिहास के नामकरण और कार्य विभाजन का आधार जो है संवत के स्थान पर पूरी सदी को माना है। तो आदिकाल का जो समय है वो माना है 1000 से 1350 विक्रम तक, भक्ति काल का 1350 से 1700 तक, रीतिकाल का 1700 से 1900 तक, आधुनिक काल का 19 से अब तक। आगे बढ़ते हैं, रामकुमार वर्मा का देखते हैं कार्य विभाजन। तो इन्होंने जो है आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया, जिसे संधि काल का समय 750 से 1000 तक माना है। और उसी का दूसरा भाग है चारण काल, जिसे 1000 से 1375 तक माना है। उसके बाद भक्ति काल है जिसका 1375 से 1700 तक, रीति काल का 1700 से 19 तक, आधुनिक काल को 19 से अब तक। तो ये आपको जो है बारी बारी से सभी का एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए श्याम सुंदर दास का कार्य विभाजन व नामकरण है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो है अपने दोस्तों में भेजिए, इसे ग्रुप में भेजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। इन्होंने 4 भागों में विभाजन किया है, बीरगाथा युग, भक्ति युग, रीति युग और नवीन विकास युग। आगे बढ़ते हैं तो गणपति चंद्र गुप्त का आता है कार्य विभाजन व नामकरण, जिन्होंने भी 4 भागों में किया है, प्रारंभिक काल या उन्मेष काल, दूसरा है पूर्व मध्यकाल या विकास काल, तीसरा है उत्तर मध्यकाल या चरमोत्कर्ष काल और चौथा है आधुनिक काल। आगे बढ़ते हैं तो रामखेरावन पांडे का कार्य विभाजन है। कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है।
तो इन्होंने जो है 6 भागों में विभाजित किया है। पहला संक्रमणकारी या परिवर्तनकार है 1000 से 1400 ईस्वी तक, संयोजनकार है 1401 से 1600 ईस्वी तक, संवर्धनकार है 1601 से 1800 ईस्वी तक, संचयनकार है 1801 से 1900 तक, संबोधितकार है 1901 से 1947 तक और संचरणकार है 1947 से आगे तक। कुछ और है, इसको हम लोग देख लेते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कार्य विभाजन है। इन्होंने भी आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल माना है। लगभग 4 जो भागों में कार्य विभाजन किया गया वही जो है माना जाता है। अपभ्रंश काल इन्होंने माना है बच्चन सिंह ने, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल इन्होंने भी 4 माना है और डॉक्टर नगेंद्र ने भी 4 माना है। तो मुख्यतः जो है हिंदी साहित्य का कार्य विभाजन में 4 वर्ग जो है कार्य आते हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो है इसका हम लोग देखते हैं कार्यों का नामकरण किसने किसको क्या कहा है। तो हिंदी के विभिन्न विद्वानों एवं आलोचकों ने अपने अपने हिंदी साहित्य इतिहास पुस्तकों में हिंदी साहित्य के विभिन्न कार्यों का नामकरण किया है, जो इस प्रकार है। अब जो है हम लोग बारी बारी से देखेंगे। यहाँ देखिए आदिकाल का नामकरण है। आदिकाल को कौन किसने कहा है? तो देखिए चारणकार जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है, प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है, बीजवप्पन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, बीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, संधि और चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा है, आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, जय काल रामशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है, आधार काल सुमन राजे ने कहा है, अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है, उद्भव काल वासुदेव सिंह ने कहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए जय काल रामशंकर शुक्ल रसाल है, आधार काल सुमन राजे, अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा और उद्भव काल वासुदेव सिंह। तो ये आदिकाल के विभिन्न विद्वानों ने नामकरण किया है। ये आपको PDF दे दिया जाएगा, इसको आप देख सकते हैं और नॉलेज में जो है वृद्धि कर सकते हैं। अब जो है भक्ति काल आता है। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है जॉर्ज ग्रियर्सन का कहा हुआ है। लोक जागरण काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, लोक जागरण काल जो है रामविलास शर्मा ने कहा है। यहाँ देखिए लोक जागरण जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और लोक जागरण काल जो है रामविलास शर्मा का है। इसमें जो है अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। और भक्ति काल को जो है पूर्व मध्यकाल जो है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। तो भक्ति काल को कहा जाता है। किसने कहा था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो है रीति काल का नामकरण है। तो इसका किसने जो है क्या कहा है? तो रीति काल को जो है अंधकार काल त्रिलोचन ने कहा है। कदाकाल जो है रामशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल दोनों नाम जो है रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। रीतिकाल को रीतिकाल जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी कहा है। और अलंकृत काल जो है मिश्र बंधु ने कहा है। श्रृंगार काल जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। श्रृंगार काल और जो है कदाकाल ये दोनों ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल का नामकरण। तो आधुनिक काल को जो है गद्य काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वर्तमान काल मिश्र बंधु ने कहा है। प्रेम काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। और आधुनिक काल को आधुनिक काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर जो है गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। तो ये मोटा मोटी जो महत्वपूर्ण बातें थी एग्जाम ऑफ व्यू से, उसको मैंने आप लोगों के समक्ष जो है प्रस्तुत किया। और इसका PDF जो पेमेंट कर चुके हैं हमारे नंबर पे उसको जो है भेज दिया जाएगा। और जो पेमेंट नहीं किए हैं वो वीडियो से जो है नोट्स बना सकते हैं। अब जो है हम इसको जो है देखने वाले हैं। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ है उसको देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछता है, कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए वैकल्पिक प्रश्न है। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने
चारणकार यानी आदिकार का समय कब से कब तक माना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। ऊपर ये बातें जो है पढ़ाया गया है, अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा विकल्प का सही होगा। सन 700 से 1400 ईस्वी तक को जो है चारणकार का समय कहा है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है। मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल यानी आदिकाल का समय कब से कब तक माना है। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल का समय कब से कब तक माना है, तो इसका जो है सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। संवत 700 से 1444 विक्रम संवत तक जो है माना है। आगे बढ़ते हैं। किसने जो है हिंदी का उदय संवत 1050 ईस्वी से माना है। ये जो है पिछले बार प्रश्न में पूछा गया था, तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। हिंदी का उदय जो है किसने संवत 1050 ईस्वी से माना है। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आपको पता होगा रामचंद्र शुक्ल ने माना है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय कब से कब तक माना है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का जो समय है वो कब से कब तक माना है, आपको बतानी है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक माना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय कब से कब तक माना है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय कब से कब तक माना है, आपको बताना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो है रीतिकाल का जो समय है वो माना है संवत 1700 से 1900 तक। विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न है। किसने आधुनिक काल को गद्यकाल कहा है। किसने जो है आधुनिक काल को जो है गद्यकाल कहा है, तो इसका जो सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। विकल्प का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। सातवां प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का समय कब से कब तक माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का जो समय है वो कब से कब तक माना है। तो आदिकाल का इन्होंने समय 1000 से 1350 विक्रम संवत तक माना है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आठवां प्रश्न है। मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल यानी रीतिकाल का समय कब से कब तक माना है। तो मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल का जो समय है वो कब से कब तक माना है। संवत 1681 से 1889 विक्रम तक माना है। विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने भक्ति काल का समय कब से कब तक माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने भक्ति काल का समय कब से कब तक माना है, तो सन 1400 से 1650 ईस्वी तक माना है। विकल्प जो ग है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल यानी आदिकाल का समय कब से कब तक माना है। ऊपर पढ़ाया जा चुका है। इसका जो सही आंसर है 1184 से 1350 ईस्वी तक माना है। विकल्प ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको जो है सामने है। ये प्रश्न बार बार देखने को मिलता है, बीपीएससी में भी इस बार देखने को मिला था। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है, यानी आदिकाल को जो है आदिकाल किसने कहा है, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। विकल्प ख सही आंसर है। इसको प्रश्न घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि आरंभिक काल को या प्रारंभिक काल को जो है आदिकाल किसने कहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि इस जो है स्टेट होगा उसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे, तो आपको जो है 4 विकल्प यहाँ दिया गया है। उसी के आधार पे तो आप लोग ये दुविधा में ना रहें कि स्टेट में 5 विकल्प रहेगा। स्टेट में 4 विकल्प रहता है, तो मैंने 4 विकल्पों को ही यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। यहाँ देखिए अगला प्रश्न है। आदिकाल को वीरगाथाकार किसने कहा। आदिकाल को वीरगाथाकार किसने कहा, आपको बताना है। तो आदिकाल का जो है वीरगाथाकार किसने कहा है, तो इसका जो सही आंसर है कोई नहीं हो जाएगा। विकल्प घ, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है आदिकाल को वीरगाथाकार।
जो कि विकल्प में नहीं है। तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इस तरीका से प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेंगे, तो अभी से ही अभ्यास कर लें। आदिकार को बीजवपनकार किसका दिया हुआ नाम है? आदिकार को बीजवपनकार किसका दिया हुआ नाम है आपको बतानी है। तो जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपनकार कहा है आदिकार को, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आदिकार को मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है? आदिकार को मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है आपको बतानी है। तो आदिकार को मिश्र बंधुओं ने जो नाम दिया है वो है आरंभिक कार, जो विकल्प में नहीं है। तो इसका जो है प्रारंभिक के जगह आप आरंभिक कर सकते हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक है तो ये सुधार दिया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, आरंभिक कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकार को किसने चारणकार कहा है? आदिकार को किसने जो है चारणकार कहा है? तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, जॉर्ज गिरियर्सन ने कहा है, विकल्प ग सही हो जाएगा। इसी तरीका से प्रश्न आपको 4 वैकल्पिक होंगे और प्रश्न जो है कोई जो है सीधा सीधे प्रश्न दिखाई देंगे और कोई जो है प्रश्न घुमाकर भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से अभ्यास करके जाइएगा और सभी का जो है अच्छे से आंसर करके आइएगा। प्रश्न जो समझ में नहीं आएगा 2-3 बार आपको पढ़ना है ताकि आप लोग गलत आंसर करके नहीं आ सके। आदिकार को सिद्ध सामंतकार किसने कहा है? किसने कहा है आपको बताना है। आदिकार को सिद्ध सामंतकार, तो ये जो है विकल्प ग सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कहा गया है। आप लोग अंत में बताइएगा कि 25 में आपका कितना सही हो रहा है। 25 MCQ यहाँ दिया गया है, तो इसमें आपका कितना सही होता है हमें कमेंट करके बताइएगा। भक्तिकार को हिंदी साहित्य का स्वर्णकार किसने कहा है? स्वर्ण युग किसने कहा है आपको बताना है। तो जो स्वर्ण युग है जॉर्ज गिरियर्सन के द्वारा कहा गया है, विकल्प का सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकार को एक अन्य नाम क्या दिया है आपको बताना है। भक्तिकार को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए भक्तिकार को और जो है पूर्व मध्यकार नाम से जाना जाता है, विकल्प जो ख है वो सही हो जाएगा। आगे जब बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न को देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकार को एक अन्य नाम क्या दिया है? तो रीतिकार को एक अन्य नाम क्या दिया है आपको पता होना चाहिए, उत्तर मध्यकार, विकल्प ग सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, रीतिकार को अलंकृतकार किसने कहा है? रीतिकार को अलंकृतकार किसने कहा है आपको बताना है। तो रीतिकार को अलंकृतकार मिश्र बंधुओं ने कहा है, विकल्प क सही हो जाएगा। कार विभाजन और नामकरण से संबंधित इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो जो हम पढ़ा रहे हैं उसी के इर्द गिर्द आपको घूमता हुआ जो है प्रश्न दिखाई देगा। 21वां प्रश्न है, रीतिकार को श्रृंगारकार किसने नाम दिया है? तो आपको पता होना चाहिए रीतिकार को जो है श्रृंगारकार नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का दिया हुआ है, विकल्प ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकार को क्या नाम दिया है? तो ये प्रश्न पिछले बार पूछा गया था, रीतिकार को क्या नाम दिया है रामाशंकर शुक्ल रसाल ने? तो कलाकार नाम दिया है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न आप लोगों के सामने है, रीतिकार को अंधकारकार किसने कहा है? रीतिकार को अंधकारकार किसने कहा है आपको बताना है। तो ये जो नाम दिया हुआ है त्रिलोचन का दिया हुआ है, विकल्प ख सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न आप लोगों के सामने है, इसका जवाब दीजिए। आधुनिक कार को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? आधुनिक कार को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है आपको बताना है, विकल्प आपके सामने हैं। तो इन्होंने जो है गद्यकार कहा है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 25वां प्रश्न देखते हैं। आधुनिक कार को वर्तमान कार किसने कहा है? आधुनिक कार को वर्तमान कार किसने कहा है आपको बताना है। तो आधुनिक कार को वर्तमान कार जो है मिश्र बंधुओं द्वारा कहा गया है, विकल्प जो ख है वो सही हो जाएगा। तो ये जो महत्वपूर्ण MCQ और महत्वपूर्ण जो बिंदु था मैंने आप लोगों के जो है सामने प्रस्तुत किया। तो इसका जो है 25 में आपका कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइएगा।
और हमारे चैनल को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। क्योंकि हम जब आपसे जुड़े हैं तो आपका एस्टेट होगा, तभी हम अपनी सफलता को मानेंगे। तो हम जो है इसी तरह महत्वपूर्ण जो टॉपिक के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और आपकी तैयारी को संपूर्णता प्रदान करेंगे। अगर इसका आप लोग PDF पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 पे आपको जो है 199 रुपया पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है। तो जो क्लास का PDF है वो आपके व्हाट्सएप पे जो है जाने लगेगा, और जब तक क्लास नहीं होगा तब तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपको जो है मटेरियल मिलता रहेगा और कोई भी पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। हमारा नोट्स और प्रैक्टिस सेट ही पर्याप्त है आपके एस्टेट की तैयारी के लिए। तो आप लोग जल्दी जो है पेमेंट करके हमसे जुड़ जाइए और PDF को प्राप्त कीजिए और दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज पहला क्लास था, अगला जो क्लास रहेगा वो 40 से 45 मिनट का रहेगा। इसी तरह हम लोग जो है 10 फरवरी तक सारे क्लास समाप्त कर देंगे सिलेबस के अनुसार। उसके बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में।